नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित। अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। और जैसा कि बहुत पहले चर्चाओं के दौरान आपने अगर सुना हो तो पहले ये बात क्लियर कर दी गई थी कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ईरान इजराइल में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसा लगा नहीं था कि ये फुल स्टॉप है। और आखिरकार वही हुआ। ये बात इससे पहले ही मेरा ख्याल है सर आपने बोली है कि ये फुल स्टॉप जैसी सिचुएशन है नहीं। और अब बात वही हुई कि हमने सिर्फ पॉज लगाया है। ये कहना है इजराइल का। क्या कुछ अपडेट मिडिल ईस्ट से अपने पास? धन्यवाद ललित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप हमारे पुराने वीडियो उठा के देखें तो इसमें हमने साफ तौर पे कहा था कि इजराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिका ने भले ही ये कहा हो कि ये एक नतीजे पे पहुंचा है, हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को ध्वस्त कर दिया, बट ये पॉज है और ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब इस बात की तस्दीक कैसे होती है? इस बात की तस्दीक ऐसे होती है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम फिर से इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार हैं, और अगर हमें अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर कोई एक और जंग लड़नी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो जब ईरान की तरफ से ये बयान आया तो इजराइल की तरफ से बयान आना था। तो इजराइल के भी डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि इट इज़ ए टेम्प्रोरी पॉज, यानी कि एक पॉज किया गया है, हम फिर से लड़ाई करेंगे, इजराइल ने कहा है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के इजराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ समय के लिए थमा है, ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इजराइल, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ आप बार बार इशारा भी करते हैं, क्या स्थितियां वाकई वैसी हैं कि नेतन्याहू बहुत ज़्यादा घिरते जा रहे हैं, अपने घर में बहुत ज़्यादा घिरते जा रहे हैं बंधकों को लेकर। एक बार चर्चा के दौरान आपने बताया कि भाई तमाम कोशिशें कर ली गई, लेकिन बावजूद उसके इजराइल के लिए कई मोर्चे अभी भी अविजित टाइप के हैं। नहीं, जे एक होता है ना, जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो एक क्लियर कट विक्ट्री चाहता है। कोई भी मुल्क होता है, वो चाहता है कि मेरी एक स्पष्ट विजय हो। अब वो नहीं मिली किसी को, इजराइल को नहीं मिली। भाई उसने इतनी बमबारी की, इतनी दूर से आके उसके जेट आए, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, अमेरिका के बॉम्बर्स आए, और फिर उल्टी खबरें ये आ गई कि बॉम्बर्स आए लेकिन उससे पहले यूरेनियम हटा लिया गया, है ना। और फिर जो बॉम्बर्स ने जो नीचे बम डाले, नुकसान तो उनका हुआ, लेकिन एग्जैक्टली कितना नुकसान पहुंचा न्यूक्लियर प्लांट्स को, ये क्लियर नहीं है। तो अगर इजराइल, ये जब अस्पष्टता होती है, क्लैरिटी नहीं होती, देन क्वेश्चन कम्स, तभी तो सवाल उठते हैं। तो ये जो सवाल उठे हैं आज की तारीख में कि क्या ईरान की कोई हार हो गई या इजराइल की कोई जीत हो गई, तो तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए तो उठ रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, मतलब एक पॉज हुआ है। ये चिंगारी कभी भी फिर से भड़क सकती है। इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट जो ईरान की तरफ से आया, और शुरुआत में मेरा ख्याल है चर्चा के दौरान आपने एक बात कही थी कि उसके पास ऑप्शन है क्या परमाणु संवर्धन को लेकर। बिल्कुल, इस पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि अब ईरान ना अपनी स्ट्रेटजी को बदलेगा। ईरान यूरेनियम का जो इनरिचमेंट करता था अपने प्लांट्स में, बजाय वो प्लांट्स में करने की बजाय वो तैयार किया हुआ न्यूक्लियर मटेरियल लाएगा बाहर से। और उसमें कौन मदद कर सकता है? उसमें रूस मदद कर सकता है, उसमें चीन मदद कर सकता है, उसमें नॉर्थ कोरिया मदद कर सकता है, या फिर एक ग्रे मार्केट पूरी दुनिया में ऐसी भी होती हैं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो इस तरह के काम में मुलविस होते हैं। तो वहाँ से भी ईरान वो मटेरियल लाकर एक धमाका कर सकता है, और जिस दिन न्यूक्लियर टेस्ट करेगा ईरान, उसी दिन वो एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन जाएगा। ऑब्वियसली ये तय है कि उसने रणनीति बदली है, नीति नहीं बदली। नीति नहीं बदली, बिल्कुल। अब ये मैंने कहा था कि अगर ये जंग हुई तो जंग के बाद जो एक ज्ञान, आत्मज्ञान मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगी ईरान को, वो ये मिलेगी कि भाई अगर मुझे अपना सेल्फ डिफेंस करना है तो न्यूक्लियर बॉम्ब से होगा। तो अब आपने जो भी आपकी पॉलिसी रही हो इजराइल अमेरिका की, आपने ईरान को अब उस नहाज पे पहुंचा दिया है कि वो न्यूक्लियर पावर ग्रैब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जी जान की कोशिश करेगा। वो चाहे ग्रे मार्केट से, ब्लैक मार्केट से कुछ खरीदे, कहीं से टेक्नोलॉजी चोरी करे, कुछ भी करे, वो उसको बाई हुक एंड बाई क्रुक बनाना ही है फॉर द सेल्फ डिफेंस। स्थितियाँ तब बदलती जब ईरान में कोई रिजीम चेंज होता। जो मौजूदा रिजीम है, अगर वो पूरी तरह से बदल जाता इस लड़ाई, इस जंग के दौरान खास तौर पर, खामेनेई का आप जिक्र कर रहे हैं। खामेनेई का अगर उनकी सत्ता बदलती,
दैट सिचुएशन वुड बी डिफरेंट, वो परिस्थिति अलग हो सकती थी। बट नाउ चूँकि आयतुल्ला खामनेई अभी भी सरकार में है, इक़्तिदार में है, तो देयर इज़ ए लेस पॉसिबिलिटी दैट जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सोच है ईरान की, वो बदलने वाली है अपनी चीज़ों को लेके, तो वो अपने हिसाब से अब काम कर रहा है। जी, एक नेतन्याहू का एंगल तो है ही, लेकिन जब आपने खामेनेई का जिक्र किया तो एक सवाल और भी है कि जिस तरह से वो ठीक है कि बाहरी दुनिया के लिए किस तरह से वो लड़े और अपने उन्होंने हमले किए, सब ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए, पर अंदर खाने की अगर बात करें तो खामेनेई अभी भी वहाँ के निर्विवाद नेता के रूप में हैं। वो पॉलिसी उन्होंने बरकरार रखी है, चाहे वो राष्ट्रवाद का झोंक लगाना पड़े या अपनी पब्लिक को एड्रेस करना पड़े बार बार, वो निर्विवाद नेता हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए, खामनेई ने अपना जो पावर का जो ग्रैब था, जो सत्ता पे जो पकड़ थी, वो और मजबूत की है। वो मजबूत इसलिए की है क्योंकि इस जंग के बाद जो सबसे बड़ा आशंका थी वो ये थी कि भाई क्या पता वो सत्ता से इजराइल कुछ वहाँ रिजीम चेंज करे। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन उन्होंने नाम भी दिया था। तो लेकिन तमाम इन अंतर्विरोधों के बावजूद, कॉन्ट्राडिक्शंस के बावजूद खामनेई सत्ता में बने हुए हैं। तो ये इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि ही इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द ईरान राइट नाउ। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट में जवाब, कि हम दोनों की इस परिस्थिति पे नहीं जा रहे हैं हम कि इकॉनमी कहाँ जा रही है, युद्ध कहाँ जा रहा है, हथियार किसके पास ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ नेतृत्व की बात की जाए, आप इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं? एक तरफ खामेनेई, एक तरफ नेतन्याहू, अगर एक कंपैरिजन करने की कोशिश की जाए नेतृत्व के लिहाज से। देखो, सबके अपने अपने एक तो अपने अपना एक हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल इज ए डेमोक्रेसी बट इट इज़ ए एथिनोक्रेसी आल्सो। एथिनोक्रेसी मीन्स कि वहाँ एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लिए डेमोक्रेसी है, यानी कि ज्यूज़ के लिए। सो वो एक जेविश स्टेट है, तो वहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं, वहाँ पे फार राइट भी है, फार लेफ्ट भी है और सेंटर भी है, तो वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। तो ईरान इज़ ए बेसिकली, वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक इस्लामिक गवर्नमेंट है, इलेक्शन वहाँ भी होते हैं, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन वेस्ट के साथ करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो जो आपका सवाल है वो ये है कि आर वी कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल? नॉट, दिस इज़ नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, इट्स अ डिफरेंट कंपैरिजन। वन इज एथनोक्रेसी और सेकंड वन इज इस्लामिक कंट्री, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो दो नई बातें मैंने भी सीखी हैं, एथिनोक्रेसी और एप्पल टू एप्पल। अच्छे शब्द निकल कर आते हैं, थोड़ा मुझे भी मज़ा आता है और थोड़ा आपको भी निश्चित तौर पर आता होगा जब ये नए शब्द आते हैं, और ख़ास तौर पर नॉलेज एक्सपेंशन के साथ साथ। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम दोनों को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।